नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट से टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ जो हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है जो आदिकाल से संबंधित, उसके अंतर्गत आज ये चौथी वीडियो है। इससे पहले मैं तीन वीडियो मेरी बन चुकी है जिसमें हमने 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। ये सभी प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं इससे आगे यानी कि 70 से आगे 30 प्रश्नों को लेके आई हूँ और आज ये मेरी आदिकाल के महत्वपूर्ण सीरीज की जो वीडियो है इसका आज अंतिम वीडियो है। आज 100 प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद मैं भक्ति काल को शुरू करूँगी, फिर उससे भक्ति काल से मैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे करवाऊँगी। दोस्तों यहाँ इसके अंतर्गत जो 100 प्रश्न है उसके अंतर्गत या तो अधिकतर प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जो रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास और जो सरस्वती पांडे की जो बुक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसी बुक से यहाँ पे लिया गया है। तो बिना देर के हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो आज का जो पहला प्रश्न है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। तो जब हम अपभ्रंश के कवि को पढ़े थे उसके अंतर्गत पुष्पदंत को देखे थे। तो अब जो पुष्पदंत थे वो 10वीं शताब्दी के कवि थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सब प्रश्न को मैं आज यहाँ पे लेके आई हूँ। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि हठयोग का प्रभाव किस कवि पर पड़ा है। तो हठयोग का प्रभाव जो नाथ संप्रदाय है उसके अंतर्गत जो हमारे कवि है गोरखनाथ, तो उसी पे पड़ा है। हठयोग का जो प्रभाव है गोरखनाथ पे पड़ा है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन से कवि ने दो भाषा का प्रयोग किया है। जो पहली भाषा है पुरानी अपभ्रंश भाषा और जो दूसरी है बोलचाल की देसी भाषा। तो विद्यापति यानी कि विद्यापति जो हमारे मैथिल कोकिल है उन्होंने दो भाषा का प्रयोग किया है। एक जो किया है वो पुरानी अपभ्रंश भाषा और दूसरा जो है बोलचाल की देसी भाषा। तो ये जो इसके अंतर्गत दो प्रश्न बन जाते हैं, या कि एक प्रश्न ये बन जाता है कि पुरानी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किसने किया है, तो विद्यापति जी ने। और फिर जो दूसरा प्रश्न बन जाता है कि बोलचाल की देसी भाषा का प्रयोग किसने किया है, तो विद्यापति। इसके अंतर्गत दो प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा आज का जो चौथा प्रश्न है कि बालचंद बिजाबई भाषा दूह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पंक्तियाँ विद्यापति की है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जपियो अब हट्टा। ये किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये भी पंक्तियाँ विद्यापति की है। तो यहाँ पे दो पंक्तियाँ जो है विद्यापति की वो बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है देखते हैं कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है। जो अपभ्रंश जो भाषा है उसका जो नाम है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले है जो पहल बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। तो जो अपभ्रंश जो है वो पहल बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में ही सबसे पहले अपभ्रंश नाम जो अपभ्रंश भाषा जो है उसका नाम वहाँ पे मिलता है। तो उसके बाद जो देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो जिन शासन भाष ययु सो मैं कहयु सारू। ये किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये देवसेन की पंक्तियाँ। और देवसेन का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है, वो श्रावकाचार है। और जो हिंदी की जो प्रथम रचना है वो श्रावकाचार ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण प्रश्न बन गए कि एक देवसेन किसकी रचना है। देवसेन जो है देवसेन की कौन सी रचना है, तो एक श्रावकाचार हो गई। और जो हिंदी की जो प्रथम रचना है वो श्रावकाचार है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है देखते हैं नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुड़ियाँ छई। ये किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये कन्हप्पा की पंक्तियाँ है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि जिम्मी लोन बिली जई पानी एही तिमी धरनी लई चीत। ये किनकी पंक्तियाँ हैं, तो ये भी कन्हप्पा की पंक्तियाँ। तो यहाँ पे आपको दो पंक्तियाँ कन्हप्पा की हो गई। एक हो गई नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुड़ियाँ छई और दूसरा हो गया जिम्मी लोन बिले जई पानी एही तिमी धरनी लई चित। ये दोनों पंक्तियाँ जो हो गई, ये दोनों पंक्तियाँ जो कन्हप्पा की हो गई है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है देखते हैं कि हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। तो जो हेमचंद्र का जो व्याकरण ग्रंथ है उसका नाम है
शब्दानुशासन, और इसमें 3 भाषा का प्रयोग किया गया, एक संस्कृत, एक प्राकृत और एक अपभ्रंश। उसके बाद जो है कि हमारा अगला प्रश्न कि भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, तो ये जो पंक्तियाँ है किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये हेमचंद्र की ही पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे आपको हेमचंद्र से संबंधित भी 2 प्रश्न हो गए। एक हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो शब्दानुशासन, और ये भी ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि हेमचंद्र का जो कौन सा रचना है, तो वो शब्दानुशासन हो जाएगा। या फिर कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हेमचंद्र की जो रचना है शब्दानुशासन वो क्या है, तो वो एक व्याकरण है। और उसके बाद जो ये जो पंक्तियाँ हैं कि भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, ये हेमचंद्र की पंक्तियाँ हैं जो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि कुमार पाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य किसने लिखा है, तो ये सोमप्रभ सूरी ने, यानी कि सोमप्रभ सूरी की जो रचना है कुमार पाल प्रतिबोध। यहाँ से आपके एक प्रश्न हो गया कि कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि मिलान करने में कि सोमप्रभ सूरी की जो रचना है तो हो गया कुमार पाल प्रतिबोध, और वो क्या है, तो वो एक गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य है, जिसमें गद्य भी है, पद भी है और संस्कृत और प्राकृत भाषा का उन्होंने उपयोग किया है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासों में कितने खंड है, तो बीसल देव रासों में 4, तो जो बीसल देव रासों में 4 खंड है। और बीसल देव किसकी रचना है, तो नरपति नाल की। जो मैं रासो साहित्य को जब पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैं ये ट्रिक बता चुकी हूँ कि रासो साहित्य के अंतर्गत जो रचना है उसको कैसे याद करना है। तो यहाँ से है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं कि बीसल देव जो है वो नरपति नाल की है। आगे देखते हैं जो 4 खंड है उस चारों खंड में क्या क्या खास है। जो सबसे पहला जो खंड है उसमें है मालवा के भोर परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना, जो कि पहले खंड में यहाँ पे दिया गया है कि जो मालवा के भोर परमार की पुत्री जो राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना। और दूसरा जो खंड है कि बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना और वहाँ 1 वर्ष रहना, ये जो है दूसरे खंड में दिया गया है। और जो तीसरा खंड है उसमें जो दिया है कि राजमती का विरह वर्णन, जो बीसल देव जब चले गए थे वहाँ उड़ीसा 1 वर्ष तक, तो उसमें जो राजमती का जो विरह वर्णन है वो किया गया है। और उसके बाद जो बीसल देव का उड़ीसा से लौट आना, जो बीसल देव जब उड़ीसा चले जाते हैं राजमती से नाराज होकर, तो फिर वो उड़ीसा लौट आते हैं। ये खंड जो तीसरा खंड है उसमें इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद जो चौथा है कि भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बीसल देव को वहाँ जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ लाना, यानी कि जो भोज हैं वो अपनी पुत्री को अपने घर ले जाते हैं और जब बीसल देव है फिर जाके राजमती को वहाँ से वापस ले आते हैं। तो यहाँ जो दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे ये भोर नहीं है, यहाँ पे भोज है लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसे आप इग्नोर करिएगा। ये भोज परमार की पुत्री राजमती है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। तो ये किस प्रकरण से है, तो ये आदि काल में जो प्रकरण 4 है उसके अंतर्गत से ये जो पंक्तियाँ हैं वो ली गई है। और जो प्रकरण 4 है उसका जो नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया हुआ है वो फुटकल रचनाएँ दिए हुए हैं और ये PBSC में प्रश्न आया हुआ है। और उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि मोरा जुबना नबे लरा भयो है गुलाल और कैसे गर्दीनी कसमोरी लाल, ये किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि चंदन बाला रास किसकी रचना है, तो जो चंदन बाला रास है वो आशुर कवि की रचना है। उसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है कि खंड भाषा पुराण कथित बया, ये किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये अब्दुल रहमान की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संदेश सबित थरयु हऊ कहना अशमथ,
ये किसकी रचना है? तो ये अब्दुल रहमान की पंक्तियाँ हैं। और जो अब्दुल रहमान की जो रचना है, जो उनके ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम संदेश राशक है। तो संदेश से आप ये जो पंक्तियाँ है संदेशौ, ये आप समझ जाएंगे कि ये अब्दुल रहमान की है। कि अब्दुल का हमें ट्रिक बता चुकी थी कि अब्दुल का संदेश आया, यानी कि संदेश राशक अब्दुल रहमान की है। और ये पंक्तियाँ के आगे भी संदेशौ लगा हुआ है, तो यहाँ से आप इसे पहचान जाएंगे। उसके बाद जो हमारी अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो वो जो है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि खालिक बाड़ी कि जो खलिक बाड़ी किसकी रचना है? तो खलिक बाड़ी अमीर खुसरो की रचना है। और डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो वो राजस्थानी साहित्य से है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है देख लेते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि गोरख बानी के संपादक कौन है? तो जो गोरख बानी के जो संपादक है वो है पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न कि सजन सकारे जाएंगे नैंद मरेंगे रोए, ये किसकी उक्ति है? तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद है कि जो खुसरो की रचना जो खलिक बाड़ी क्या है वस्तुतः है? तो वो जो फारसी हिंदी शब्दकोश है। जो अमीर खुसरो की जो रचना है खलिक बाड़ी वो फारसी हिंदी शब्दकोश है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है देख लेते हैं कि किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो वो आनंद कुमार स्वामी है। आनंद कुमार स्वामी ने जो विद्यापति की जो पदावली है उसको जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो वो हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किया है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि किस सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो क्या है? वो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है। जो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो 84 सिद्ध हैं, सिद्ध की वो साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदि काल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो जो विद्यापति हैं मैथिल कोकिल, उन्हीं को आदिकाल के अभिनव जयदेव कहा जाता है। उसके बाद जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि किस रचनाकारों की भाषा को संघा भाषा कहा गया है? तो वो बौद्ध सिद्ध की भाषा को ही संघा भाषा कहा गया है। दोस्तों, आपको मेरा आज का प्रयास कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरे जो आदिकाल के जो संबंधित जो 100 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण सीरीज है वो कैसी लगी है ये भी आप बताइएगा। तभी मैं जो आगे जो भक्ति काल पे जो 100 प्रश्नों की महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको लेके आऊँगी, जिसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और साथ ही रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है और जो पांडे की बुक है उसके अंतर्गत से मैं 100 प्रश्नों को लेके आऊँगी। दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।